नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी की है। 5वीं लिस्ट में 92 उम्मीदवारों के नाम हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने अब तक 228 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और ज़्यादा इस पर जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी अमृतांशी के पास। अमृतांशी, 92 उम्मीदवारों की भारी भरकम लिस्ट आई है, इनमें बड़े नाम कौन से हैं? बिल्कुल, देखिए, जब पिछली लिस्ट आई थी तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है मंत्री टेंशन में आ गए थे। खासतौर पर अगर हम 8 मंत्रियों की बात करें, क्योंकि पिछली लिस्ट में 8 मंत्रियों के टिकट होल्ड पर डाल दिए गए थे। लेकिन इस बार खासतौर से अगर हम बात करें तो जिन मंत्रियों के नाम होल्ड पर थे उनको इस बार टिकट दे दिए गए हैं। मौजूदा जो लिस्ट आई है इसमें 3 मंत्रियों के टिकट फिलहाल काट दिए गए हैं। पहले हैं ओपीएस भदौरिया, जो कि सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, और आज सुबह ही ओपीएस भदौरिया का एक भावनात्मक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैंने जनता के लिए बहुत काम किया है, लेकिन जनता हमेशा याद रखेगी कि मैंने उनके लिए क्या किया है। उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि ओपीएस भदौरिया अब दोबारा से विधायकी की दौड़ में नहीं है। इसके अलावा गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को जो है इस बार टिकट दिया गया है, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन लगातार लंबे समय से बीजेपी के संगठन से और तमाम नेताओं से ये रिक्वेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे थे कि अब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी सीट बालाघाट से उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट दे दिया जाए। इसी कारण से मौसम बिसेन को जो है बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। तीसरा नाम है यशोधरा राजे सिंधिया, जो उन्होंने खुद पत्र लिखा था बीजेपी के संगठन को, और संगठन को पत्र लिखकर ये साफ तौर पर कहा था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ स्वास्थ्य कारणों के वजह से। इसी कारण उनको भी टिकट नहीं दिया गया। लेकिन ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अपनी कुर्बानी जो है सीट की इसलिए दी है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है चुनाव वो लड़वाना चाहती हैं, लेकिन उनकी जगह जो है दोनों को ही टिकट नहीं दिया गया है, तीसरे ही उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम खास तौर से बात करें तो कई शॉकिंग नेम्स इस पूरी लिस्ट में भी निकल कर सामने आए हैं, क्योंकि जो तमाम पिछले मंत्री थे, चाहे सिंधिया समर्थक खास तौर से, अगर बृजेंद्र सिंह यादव की बात करें, सुरेश धाकड़ की बात करें, महेंद्र सिंह सिसोदिया को बमोरी से टिकट बीजेपी ने जो है फिलहाल दे दिया है। ये सारे महत्वपूर्ण नाम हैं। लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा, जिसको फिलहाल अभी मध्य प्रदेश का युवा भूला नहीं है, क्योंकि उसमें धांधली के कथित आरोप लगते हुए नजर आए थे। जिस विधायक पर आरोप लग रहे थे, जिनका वो कॉलेज था ग्वालियर में, संजीव कुशवाहा, जो कि बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है, क्योंकि बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। जिनके दामन पर अगर जरा से भी कोई दाग हो तो बीजेपी बिल्कुल भी विधानसभा चुनावों में उन पर जो है खासतौर से अब मुख्य भूमिका से उनको टिकट नहीं देना चाहती है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया गया है। उनके पिता ही जो है विधायकी की दौड़ में बरकरार रहेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण नाम है जयंत मलैया, जिनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को बीजेपी ने निलंबित किया था, फिर बीजेपी में शामिल करवाया था, तो दोबारा से हवा उड़ी थी कि इस बार उनको टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन उनके पिता जयंत मलैया दमोह से दोबारा से विधानसभा चुनाव का टिकट लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक सिंपैथी टिकट यहाँ पर अगर हम बात करें, सुलोचना रावत के बेटे विशाल रावत को दिया गया है, क्योंकि सुलोचना रावत के स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। ब्रेन हैमरेज का शिकार वो गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान जो है उसका हो गई थी। इसके अलावा सुलोचना रावत जो है वो मंत्री बनने की दौड़ में भी शामिल थी, क्योंकि बीजेपी ने उनसे वादा किया था जब वो उपचुनाव जीतकर जो है बीजेपी में शामिल हुई थी। इसी कारण से उनके बेटे विशाल रावत को इस बार टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने काफ़ी जातिगत समीकरणों के साथ इस टिकट की जो लिस्ट है उसको जारी किया है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जी, सब कुछ यहाँ पर देखने की कोशिश की गई है। खेमेबाजी हो, जातिगत समीकरण हो और एक ही परिवार से 2 लोग ना हो, ये सब कुछ देखने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या इसके बावजूद कहीं से भी असंतोष की भी बात सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, असंतोष तो जाहिर सी बात है बीजेपी में आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं को टिकट दिए हैं जो कि मात्र 4 से 5 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदीप जायसवाल, जो कि निर्दलीय विधायक जीतकर आए थे वारासिवनी से, कांग्रेस की सरकार जैसी गिरी उन्होंने बीजेपी को समर्थन भारी रूप से दिया, लेकिन 4 दिन पहले ही सीएम हाउस में शामिल हुए और बीजेपी ने उनको वारासिवनी से टिकट दे दिया। सिद्धार्थ तिवारी, जो कि पूर्व 2 दिग्गज नेताओं के पोते और बेटे
हैं, उनके पिता जो है खासतौर से पूर्व सांसद थे, उनके दादाजी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, वो मात्र 4 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए सीएम शिवराज की मौजूदगी में, और उनके जो पारिवारिक सीट है खासतौर पर अगर हम बात करें त्योंथर से उनको टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ जो टिकट्स हैं जहाँ पर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जहाँ पर लंबे समय से कार्यकर्ता मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से जो पैराशूट लैंडिंग वाले जो नेता हैं उनको टिकट्स दे दिए गए, तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर तो गूंजने वाले हैं और कई बार जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके खिलाफ काफी ज्यादा रोष जो है देखने को मिलता है, तमाम हमने बार देखा है। इसी कारण से बीजेपी को कहीं ना कहीं विरोध का थोड़ा बहुत सामना तो करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अमृतांशी इस पूरी विस्तृत जानकारी के लिए। तो काफ़ी कुछ एडजस्ट किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध तो देखने को मिलेगा जैसा अमृतांशी बता रही हैं। और इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल न होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस पर विश्वासघात के आरोप लगा रहे हैं। इस बारे में छिंदवाड़ा में जब पत्रकारों ने कमलनाथ से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश। बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं बहुत उठ रहा है और जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने भी 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस ऐतिहासिक ग्वालियर शहर का भी है। ऋषि ग्वालिपा, संगीत सम्राट तानसेन, श्रीमंत महादजी सिंधिया जी, राजमाता विजया राजे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और उस्ताद अमजद अली खां तक ग्वालियर की ये धरती पीढ़ियों को प्रेरित करने वालों का निर्माण करती रही है। ये धरती नारी शक्ति और वीरांगनाओं की तपोभूमि है। महारानी गंगाबाई ने इसी धरा पर अपने गहने बेचकर स्वराज युद्ध की सेना तैयार कराई। इसलिए ग्वालियर आना अपने आप में बहुत सुखद होता है। और 2 वजहों से ग्वालियर से मेरा विशेष नाता भी है। एक तो मैं काशी का सांसद हूं और काशी की सेवा करने में, हमारी संस्कृति के संरक्षण में सिंधिया परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सिंधिया परिवार ने गंगा किनारे कितने ही घाट बनवाए हैं। बीएचयू की स्थापना के लिए आर्थिक मदद की है। आज जिस प्रकार काशी का विकास हो रहा है, उसको देखकर महारानी बैजाबाई और महाराज माधोराव जी को, उनकी आत्मा जहां भी होगी, कितनी प्रसन्नता होती होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और मेरे से मैंने कहा 2 वजह है और दूसरी वजह भी बता देता हूं। ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है।
हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है और एक भी नाता है। मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट का गांव था और मेरे गांव में जो सबसे पहली प्राथमिक स्कूल बनी, तो पीएम मोदी इस वक्त ग्वालियर के गायकवाड़ सिंधिया परिवार ने स्कूल बनाई। में बोल रहे हैं और मेरा चुनावी सौभाग्य है दौरे जो हैं वो शुरू हो चुके मैं हैं और मुफ्त यहाँ में पर ग्वालियर में उस फिलहाल प्राथमिक पीएम शिक्षा का लेता भाषण हूं। चल रहा है। जो स्कूल गाय और अब बात करते हैं हम राजस्थान की, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। सीएम अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट टोंक से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नाथद्वारा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लक्ष्मणगढ़ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उम्मीदवार होंगे। कृष्णा पूनिया सादुलपुर से उम्मीदवार होंगी। हिंडोली से अशोक चांदना के नाम का ऐलान हुआ है। तो ये फिलहाल ये नाम जो हैं उनका ऐलान हो चुका है और ये 33 नाम जो हैं वो अब तक है। इसके पहले बीजेपी जो है वो कुछ नामों का ऐलान कर चुकी है। तो फिलहाल ये सभी नाम जो हैं वो कांग्रेस ने ऐलान किए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। सांसद महुआ मोइत्रा मामले में वकील देहाद्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि शिकायत की वजह से मेरी सुरक्षा को गंभीर खतरा है। मुझे शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिशें हो रही हैं। एथिक्स पैनल में मेरी नियुक्ति को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकियां मिल रही हैं। हमारी सहयोगी वसुधा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। वसुधा, क्या कुछ और कह रहे हैं ये जो वकील हैं? सडनली जय देहाद्रे जो हैं ये दिल्ली बेस्ड वकील हैं और इन्हीं का कंप्लेन था सीबीआई को लास्ट संडे को, जिसमें उन्होंने कहा था कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की एमपी हैं उनका एक जो है वो ब्राइब्स ले रही थी दर्शन हीरानंदानी से क्वेश्चंस पूछने के लिए। अब महुआ मोइत्रा ने ये एलिगेशंस को नकार दिए थे, लेकिन दर्शन हीरानंदानी इस केस में अप्रूवर बन चुके हैं और उन्होंने जो है सारी बातों को जो अप्रूव किया है ये कहते हुए कि वो उनकी टच में थे और उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के बिहाफ पे वो सवाल पूछ रहे थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ज और अक्टूबर 26 तारीख को मिस्टर देहाद्रे और मिस्टर निशिकांत दुबे दोनों को पार्लियामेंट के एथिक्स कमेटी ने बुलाया है और अभी मिस्टर देहाद्रे का कहना ये है, उन्होंने एक पत्र लिखा है संजय अरोड़ा जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं और उनको लिखा है उनके पत्र में कि मुझे उनको खतरा है, सीरियस खतरा है, क्योंकि उनको पिछले 2 दिनों से अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे हैं। उसके साथ साथ उनको फोर्स किया जा रहा है उनकी कंप्लेन को विड्रॉ करने के लिए और वो कहते हैं इस पत्र में कि उनको बॉडीली हार्म का थ्रेट है, यानी उनको डर है कि कोई उनको हार्म कर सकता है फिजिकली और उसके साथ साथ उनके पास जो सेंसिटिव एविडेंस है महुआ मोइत्रा के खिलाफ उसको भी डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे एडिक्वेट प्रोटेक्शन या तो फिर सुरक्षा की जरूरत है। इस पत्र में उन्होंने जो उनके कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें अननोन नंबर से कॉल्स आए थे उसके भी उन्होंने रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स अटैच किए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले महीने SHO बाराखंबा के आए थे उनके घर पे, उनके ऑफिस में, और उन्होंने भी उनको जो कंप्लेंट उन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ फाइल की थी उनके कुत्ते के रिगार्डिंग उसको भी विड्रॉ करने की कोशिश की है। सो लार्जली उनका कहना ये है कि 26 तारीख के पहले मुझे हार्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी, इसलिए मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए। ये लिखा है उन्होंने अपने पत्र। बहुत शुक्रिया आपका वसुधा इस पूरी
जो कंप्लेनेंट हैं, जो शिकायतकर्ता वकील हैं, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्हें अपने ऊपर खतरा लग रहा है इस शिकायत के कारण। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खासकर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कबूलनामे के सामने आने से महुआ मोइत्रा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निशिकांत दुबे, जो कि सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि महुआ भारत में थी, लेकिन लोकसभा का लॉगिन दुबई से हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि एनआईसी ने ये जानकारी सीबीआई को दी। महुआ मोइत्रा का जवाब है कि एनआईसी को सभी सांसदों की लोकेशन जारी करने दीजिए। जब कर्मचारी लॉगिन कर रहे थे तो सांसद कहां थे, ये एनआईसी बताए। निशिकांत दुबे का दावा है कि हीरानंदानी के हलफनामे से ये सब कुछ मेल खाता है। उन्होंने हीरानंदानी का लिखा हुआ है कि महुआ के लॉगिन से लोकसभा वेबसाइट पर सवाल पोस्ट किए गए। मुंबई शहर में 6000 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जारी बीएमसी की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। अब यहां निर्माण के काम पर महानगर पालिका रोक लगा सकती है। वहीं मुंबई की हवा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बीएमसी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुंबई में हवा की गुणवत्ता पिछले कुछ हफ्तों से बेहद खराब रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के मामले में मुंबई ने राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद बीएमसी ने मुंबई की हवा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस की अनदेखी करने पर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के आदेश भी बीएमसी कमिश्नर ने दिए हैं। निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट पर 35 फीट ऊंचे लोहे की चादर रखना अनिवार्य है। निर्माणाधीन बिल्डिंग को हरे कपड़े, जूट की चादर और तिरपाल से घेरना होगा। सभी निर्माण स्थल पर 15 दिनों के भीतर स्प्रिंकलर सिस्टम और 30 दिनों के भीतर एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य किया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल की आवश्यकता ही है। मुंबई बड़ा शहर है, लोक संख्या बड़ी है, तो इसके लिए कानूनन जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए करने की आवश्यकता है वो करे तो उसका स्वागत ही होना चाहिए। मुंबई में करीब 6000 कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। जानकार बताते हैं कि 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र में मानसून खत्म हो गया। इसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स और ट्रैफिक ने शहर की हवा को प्रदूषित कर दिया। मुंबई का हवा काफी खराब होते जा रहे हैं। इसके पीछे प्रमुख जो कारण है, मुंबई में जो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोलिशन और डस्ट का जो कारण है, प्रमुख वही कारण हमारे सामने है। उसके साथ साथ हम ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल इमिशन और मुंबई का जो एयर शेड है, स्पेशली थाना, नई मुंबई और ये इलाके में जो प्रदूषण हो रहा है वो प्रमुख तौर पर यहाँ पर जो ओपन बर्निंग फायर जो हो रहे हैं ये भी इसके कारण प्रमुख तौर पर हमारे सामने है। 14 दिन इस महीने के ऐसे रहे जब मुंबई की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हवा की खराब होती गुणवत्ता की वजह से बीएमसी के काम पर भी सवाल उठते रहे हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश की पहली रैपिड रेल जो नमो भारत के नाम से चल रही है, फिलहाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक इसे दोनों तरफ से चलाया जा रहा है। कल ही प्रधानमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी रैपिड रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया था। पहले दिन सफर करने पहुंचे यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी रविशंकन शुक्ला ने। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल की जो शुरुआत है वो शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और आप देख सकते हैं कि नमो भारत ट्रेन इसका नाम बदलकर यहाँ पर किया गया है। आज पहला दिन है। आज सुबह 6 बजे से लेकर और 11 बजे तक जो है ये रोज़ाना रैपिड रेल चलेगी। अभी फ़िलहाल साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक जो है इस रैपिड रेल को चलाया जाएगा और जब ये 2025 में पूरा बन जाएगा तब जो है वो सराय काले खान यानी दिल्ली के सराय काले खान से लेकर और मेरठ तक ये रैपिड रेल चलेगी।
तो बहुत ही वक्त के लिहाज से, पैसे के लिहाज से काफ़ी सारी जो बचत है वो होगी। अब आप देखिए यहाँ पर तमाम सारे लोग आए हैं। सीडी वर्मा जी का परिवार है, रहते गाज़ियाबाद में हैं, रहने वाले मेरठ के हैं। आमतौर पर गाज़ियाबाद से मेरठ सफ़र तय किया करते हैं और जिनके दोनों बच्चे जो है वो मेरठ पढ़ाई करते हैं, मेरठ पढ़ते हैं आपके दोनों बच्चे, तो इनके लिए तो और ज़्यादा सर सहूलियत हो जाएगी। अभी तक इनको कितना टाइम लगता है अभी तक मेरठ पहुँचने में? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा। और अगर ये रैपिड रेल बन जाएगी तब और कम लगेगा। काम हो जाएगा। तो आज ये ट्रायल लेने के लिए आए हुए हैं, जाना कहीं नहीं है, बस रैपिड रेल को देखना चाहते हैं, उस पर सफ़र तय करके महसूस करना चाहते हैं। और ऐसे तमाम सारे परिवार हैं जो आज पहले दिन यहाँ पर उसका अनुभव लेने के लिए आए हैं। जितनी भी सुविधाएं आम तौर पर मेट्रो स्टेशन पर रहती हैं उतनी सारी सुविधाएं यहाँ पर दिए गए। सर, बच्चे के साथ आज एक्सपीरियंस करने निकले हैं या कहीं जाना है? नहीं, बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए हैं। फर्स्ट घुमाने के लिए लेके आए हैं। चलिए, ये जो है, हाँ, इनसे पूछें। तो ये जो है, ये सहूलियत है कि कह रहे हैं कि तकरीबन 1.5-2 घंटे दुहाई डिपो पहुंचने में लगता है, तो अब इससे 12 मिनट में, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सर, आप कहाँ? मैं तो, मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा, उसके लिए पास बनवाने आया हूँ। अच्छा, तो अब उसके लिए अच्छी सहूलियत हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। बाइक से जाता था तो धूल मिट्टी गंदगी और बीच में ट्रैफिक भी था। हाँ। अब ट्रेन से जाएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो सिक्योरिटी भी रहती है क्योंकि बाइक से आमतौर पर चिंता बनी रहती होगी। चिंता रहती थी, बहुत चिंता रहती थी। गाड़ियाँ इतनी चलती। हाँ जी, हाँ जी, वही रहता है। वही है। अच्छा, सस्ता भी पड़ेगा क्या ये? नहीं, सस्ता तो नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि सुविधा है। सुविधा है। हाँ। और वक्त कम। सुविधा के सामने थोड़े पैसे ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं। और वक्त भी कम लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो तमाम सारे लोग जो है वो आज रैपिड रेल का अनुभव लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। निश्चित तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप जितना मजबूत करेंगे, महानगरों में रहने वाले लोग जो है उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा चाहे बचे ना बचे लेकिन उनका वक्त ज़रूर बचना चाहिए। दिल्ली के साहिबाबाद स्टेशन से मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार पर उठ रहे आरोपों के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के GR को रद्द करने का ऐलान किया। फडणवीस ने कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का ठीकरा शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर फोड़ा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में जारी GR यानी सेशन निर्णय को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। फडणवीस ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे शरद पवार के समर्थन वाली सरकारों ने ठेके पर भर्तियां की। इसका पहला निर्णय सुशील कुमार शिंदे जी कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री थे तब लिया गया और शिक्षा विभाग में लिया गया। उसके बाद जिस समय अशोक चव्हाण जी मुख्यमंत्री थे तब 3 GR निकले, जिसमें शिक्षक से लेकर तो अलग अलग पदों पर कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को लेने का प्रावधान किया गया। पृथ्वीराज चव्हाण जी जब मुख्यमंत्री थे तब 3 GR निकले गए और 2014 में फैसिलिटी मैनेजर्स को एम्पैनल किया गया। उसके बाद जिस समय राज्य में उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, उस सरकार ने एक धोरण के रूप में इसको स्वीकारा और फैसिलिटी मैनेजमेंट के टेंडर बुलाने का निर्णय किया, जिसको मान्यता स्वयं उद्धव ठाकरे जी ने दी है। ये उनकी सिग्नेचर है और इसकी सारी प्रक्रिया ये उनके ही काल में पूरी हुई। महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग विभागों में सरकारी पैनल में दर्ज एजेंसियों के जरिए ठेके पर नौकरियां दी जाती रही। शिंदे सरकार के कार्यकाल में भी इनको हरी झंडी मिली थी। इस बीच शरद पवार ने इस तरह की भर्तियों की आड़ में आरक्षण रद्द करने का गंभीर आरोप सरकार पर मढ़ा था। सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर भर्ती करने का फैसला लिया है, इस फैसले को लेकर हमारी भावनाएं तीव्र हैं। कई संगठनों ने मुझे इस विषय पर मुलाकात का निवेदन सौंपा है। आज नहीं तो कल सरकार को इस पर विचार करना होगा। पुलिस विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर इस तरह से भर्ती का हम विरोध करेंगे।
भरती करायचा हा GR यांच्या सरकारचा आहे. कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का GR इनकी सरकार का है. साल 2014 से 2019 तक ये खुद मुख्यमंत्री थे और अभी 1.5 साल इनकी ही सरकार है. क्या इन्हें कुछ पता नहीं चला? हम जब राज्यपाल को मिले और पूरी जानकारी उन्हें दी, तब राज्यपाल ने उनसे सवाल किए होंगे. इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकार परिषद ली होगी और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार का चित्र आज इन्होंने अपनी पत्रकार परिषद में बनाया है. कांग्रेस ये पाप कभी नहीं करेगा. कांग्रेस कभी पाप करणार नहीं. सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है उससे युवाओं के बीच में सरकार की छवि को नुकसान पहुंच सकता है और राजनीतिक नुकसान को भांपते हुए सरकार ने GR रद्द करने का फैसला लिया है. यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी. मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए. उत्तराखंड में वन विभाग की हजारों हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे के पहले फेज में अवैध मज़ारों समेत कई और निर्माण हटाए गए. अब दूसरे फेज में अवैध निर्माण चिन्हित किए जा रहे हैं. हाल ही में कुमाऊं में एक अवैध मदरसे पर कार्रवाई हो चुकी है. वहीं कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग वन भूमि से अतिक्रमण तो हटा रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से बच रहा है कि आखिर अतिक्रमण हुआ तो हुआ कैसे. उत्तराखंड में करीब 11,000 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा है. इसमें बड़े पैमाने पर धार्मिक अतिक्रमण भी था, जिसको विभाग हटा चुका है. इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़कों, नदी नालों के किनारे के अतिक्रमण को हटाने की भी कार्रवाई हुई. बावजूद इसके वन विभाग अभी 1500 हेक्टेयर जमीन को ही अतिक्रमण मुक्त करा पाया है. 9,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अब भी अतिक्रमण है. सरकारी भूमि है, वन भूमि है, जिसको अतिक्रमण कारियों को जो है एक संदेश भी देना है कि इस प्रकार की गतिविधियां जो है बाहरी लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे और बस रहे हैं यहाँ पे, फ्री में लैंड उनको लग रहा है, तो वो एक वन विभाग द्वारा जो है जो भी अतिक्रमणकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जो है हमारा कार्य चल रहा है. उत्तराखंड के वन मंत्री के मुताबिक अवैध निर्माण कैसे भी हो, धार्मिक या व्यावसायिक, उसे हटाया जाएगा. किसी तरह का अतिक्रमण ये कुछ धर्म और जाति से जुड़ा प्रश्न नहीं है. किसी तरह का अतिक्रमण जो विभाग के संज्ञान में आएगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. वन विभाग अभी तक वन भूमि पर बने 500 से अधिक मजार और मंदिरों को ढा चुका है. लेकिन जब बारी बड़े रसूखदार अतिक्रमणकारियों की आती है तो वन विभाग का अभियान धीमा पड़ जाता है. वन विभाग इस सवाल पर भी चुप्पी साधे बैठा है कि आखिर कब और किसकी लापरवाही से वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ. एक प्रक्रिया दी गई है अतिक्रमण हटाने के लिए, जिसमें हमारे प्रभागी वनाधिकारी जो DFO होते हैं वहाँ के उस प्रभाग के, वो प्राधिकृत अधिकारी है, एक नोटिस देने की प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद जो सुनवाई होती है, तो इसमें एक समय लगी जाता है वहाँ पे. और इस प्रकार की घटनाएं आए रखी जहाँ पे जंगल में मदरसे चल रहे हैं, अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी जो है निर्देशित किया गया है. वैसे हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है. हाईकोर्ट के आदेश के चलते अतिक्रमण हटाने के अभियान में एक बार फिर तेजी तो आई है, लेकिन ये कितना कारगर होती है ये देखने वाली बात होगी. देहरादून से किशोर रावत, NDTV इंडिया. एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ. अहम खबर इस वक्त आ रही है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल को महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत भेज दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सीबीआई सुनते थक गया हूं और आज लोकपाल को शिकायत दर्ज करा दी है. सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का. अखिलेश, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आज दोपहर में शिकायत दर्ज कराई गई है लोकपाल को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से, और इसमें कहा गया कि चूंकि महुआ मोइत्रा पब्लिक सर्वेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इसीलिए वो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं. इसमें पूरा बाकायदा एफिडेविट भी निशिकांत दुबे ने साथ में नत्थी किया है और इसमें उन तमाम आरोपों का जिक्र किया है जो अभी तक हम चर्चा करते आ रहे हैं. दर्शन हिरानंदानी का एफिडेविट का भी जिक्र किया है. साथ ही जय अनंत देहाद्राई जो वकील हैं उनकी जो शिकायत है सीबीआई को, और साथ ही निशिकांत दुबे को जो प्रति दी गई थी उसका जिक्र किया है, और कहा कि किस तरह से 2 करोड़ रुपए
दिए गए हैं। महुआ मोइत्रा को कैश में, दर्शन हीरानंदानी की ओर से फॉरेन करेंसी में और भारतीय करेंसी में संसद में सवाल पूछने के लिए। इसलिए सीधे सीधे तौर पर यह भ्रष्टाचार का मामला है और सीधे लोकपाल को अब निर्देश देना चाहिए जांच एजेंसियों को, जिनमें सीबीआई और ईडी शामिल है, कि वो इस पूरे मामले की तहकीकात करें। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की बात बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार चैलेंज किया जा रहा था, तो इसलिए सीधे उन्होंने शिकायत लोकपाल को दे दी है, क्योंकि लोकपाल को यह अधिकार है कि वो इन जांच एजेंसियों को निर्देश दे सकता है अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ शिकायत उससे मिलती है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो शिकायत है वो आज लोकपाल को दर्ज करा दी है। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है और अब निशिकांत दुबे ने लोकपाल के सामने महुआ मोइत्रा की शिकायत दर्ज करा दी है। रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। अंतरिक्ष में आज फिर भारत ने एक इतिहास रचा है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल का परीक्षण सफल रहा है। इसरो ने सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, जो सफल रहा। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1 भी कहा जा रहा है। दरअसल सीधे शब्दों में इसे समझें तो ये परीक्षण अंतरिक्ष से लौटने वाले यात्रियों की सुरक्षित वापसी का है। टेस्ट व्हीकल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ले गया और फिर करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई से ये ड्रोन पैराशूट के जरिए नीचे आया। टेस्ट सफल होने के बाद इसरो प्रमुख ने लोगों को बधाई दी। इससे पहले सुबह 8:45 पर जब इसका लॉन्च होना था, तब उस समय इसमें लिफ्ट ऑफ में दिक्कत आ गई थी, लेकिन इसरो ने थोड़ी ही देर बाद इसे 10 बजे लॉन्च करने का ऐलान कर दिया और ये लॉन्च सफल रहा। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening, and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. तो ये बड़ी सफलता है। चंद्रयान के बाद ऐलान किया गया था कि जो मैन्ड मिशन होगा, यानी भारतीय को यहाँ से अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो एक मिशन होगा, वो उसका परीक्षण किया जाएगा और वो परीक्षण ये किया जा रहा है। तो ये पहले तो 8:45 में जब लॉन्च लिफ्ट ऑफ के लिए कोशिश की गई, उस वक्त दिक्कत आई, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ऐलान हुआ कि फिर से 10 बजे सुबह ये लॉन्च किया जा रहा है। जिस तरह से ये सफल लॉन्च हुआ है, इस परीक्षण के बाद माना ये जा रहा है कि एक इसमें रोबोट को भी भेजकर देखा जाएगा। ये भी एक तरह का परीक्षण होगा। उसके बाद अगर ये परीक्षण भी सफल रहता है तो एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री जल्द ही सामने होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।